भविष्य में मेरे ख्याल में चिराग पासवान जी को ही लोग रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी मानेंगे। हिस्से तड़के की विरासत हो या राजनीतिक विरासत हो, अगर पुत्र खड़ा है और वो सक्षम है तो लोग उसी को उत्तराधिकारी देश में महंगाई की जो मार है वो लगातार 2 वर्षों में बढ़ी है। देश की जीडीपी जो है कोरोना के मद्देनजर काफ़ी नीचे गई है। इसी सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं। शकील अहमद साहब, हिंदी माइक पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहली बार जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपका हिंदी माइक खूब तरक्की करे, खूब श्रोताओं को पसंद आए, जनता की समस्याएं आप उठाएं और सरकार और प्रशासन के लोग जनता की समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश करें, समाधान करने की कोशिश करें। इसलिए हिंदी माइक को ढेरों शुभकामनाएं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल 100 के पार है। गैस, रसोई गैस के दामों में भी पिछले दिनों बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरह से पेट्रोलियम पदार्थ के दाम जो है 7वें आसमान पे है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष, जो आपके विपक्ष हैं भाजपा, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक ही सीमित है, सड़क पे नजर नहीं आ रही। क्या ये सही बात है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हो चुकी है? आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? नहीं, सड़क पे उतर के आंदोलन हुआ है, हो रहा है। आज भी धरने का कार्यक्रम है। तो स्वाभाविक रूप से अभी तो 7 जुलाई से एक पखवाड़े का कांग्रेस ने पूरे देश में आहन किया है कि हम जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, नौजवानों की 45 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम होने की वजह कर दाम कम होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ता है कच्चे तेल का, तो तेल का दाम बढ़ता है। मगर अंधेर नगरी चौपट राज की बात जो होती है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, मगर उसका फायदा जनता को नहीं होता है। तेल के दाम कम होते हैं और मोदी जी टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में एक समय कच्चे तेल का दाम $101 प्रति बैरल हो गया था और उस समय पेट्रोल 68 रुपये मिलता था और डीजल 50 रुपये मिल रहा था। आज कच्चे तेल का दाम $75 प्रति बैरल है, पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल 90 के आसपास पहुंच गया। तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो क्या रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम कम हुए तो यहाँ कम होना चाहिए, लेकिन मोदी जी सरकारी टैक्स बढ़ा दे रहे हैं, जिसके वजह से जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि जनता को नुकसान हो रहा है। और डीजल की वजह कर तो डीजल के महंगे होने का असर सारी चीज़ों पर पड़ता है। वस्तु स्थिति ये है कि जो हिंदी भाषा भाषी राज्य हैं, मोदी जी को वोट का डर लगता है, इस सरकार को खत्म हो गया है। उनको मालूम है कि हम सांप्रदायिक बात करेंगे और लोग हमको वोट दे देंगे। तो नौजवान बेरोजगार रहे, किसान पिछले 7 महीने से धरना पर है, किसान आंदोलन कर रहा है पिछले 7 महीने से। किसान के खिलाफ पूंजीपतियों के हक में कानून बना दिया है और ये कानून बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो दिल्ली और उसके आसपास के राज्य हैं किसानों के, वो अपनी ज़मीन, उनको खेती में इतना घाटा लगे, कानून बनता है किसान के लिए, किसान के फेवर में। लेकिन इस कानून को बनाने का, इन तीनों कानूनों को बनाने का मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि किसान को इतना घाटा हो खेती में, विशेषकर दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में, कि किसान पूंजीपतियों को अपनी ज़मीन बेचने पर सस्ते दर पे मजबूर हो जाए। एक उद्देश्य है मोदी जी का ये तीनों कानून बनाने का। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुना के लिए ये कानून बनाए हैं। हाँ, आप लोग बेवजह आप इसी से समझ लीजिए कि कोई कह रहा है
कि भाई हमको भलाई नहीं चाहिए, हमको जैसे है वैसे रहने दीजिए, और आप ज़बरदस्ती पिस्तौल लेके उसकी भलाई करने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए बिल्कुल पूंजीपतियों के फायदे के लिए कि किसान मजबूर हो के अपनी ज़मीन, किसान को खेती में घाटा हो और किसान मजबूर हो के अपनी ज़मीन बेच दे। पूंजीपतियों के हाथ से 2-4 पूंजीपति हैं जिनके इशारों पर मोदी जी काम करते हैं। और एक बात, अभी तो भ्रष्टाचार का जो मामला आया है, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में, फ्रांस की पार्लियामेंट ने और फ्रांस की जुडिशरी ने विशेषकर राफेल डील पे जांच बैठा दी, एक जज नियुक्त कर दिया जांच करने के लिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग लगातार कर रहे थे कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व है। एक और मामले में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम गूंजा है भ्रष्टाचार के मामले में, वो ब्राजील में जो कोवैक्सीन लिया गया है, ब्राजील ने रद्द कर दिया और वहाँ भी पार्लियामेंट में गूंजा है हमारे प्रधानमंत्री का नाम भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन देश में वो समझते हैं, या भाजपा के लोग समझते हैं कि हम सांप्रदायिक बातें करेंगे और लोग हिंदी जो भाषी क्षेत्र हैं, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, यहाँ के लोग सांप्रदायिक बातों से प्रभावित होकर हमको वोट देते हैं। अभी जो हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बंगाल में आपका खाता नहीं खुला है। हाँ, देखिए कई परिस्थितियाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके हार के क्या मेन वजह क्या है? आसाम में हम अभी भी नंबर 2 पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। केरल में अभी भी हम भी नंबर 2 हैं। ये सही है कि बंगाल में हमको सेटबैक हुआ है, लेकिन बंगाल में हुआ है क्या, हुआ क्या है वो जान लीजिए। मीडिया के माध्यम से, बुरा नहीं मानिएगा आप नहीं, जो मोदी जी की गोदी मीडिया कहलाती है, क्या हो रहा है इस देश में, ये लोगों को समझना चाहिए। देश के लोगों को जनता से टैक्स लिया जा रहा है और उस टैक्स को इश्तहार प्रचार के नाम पे मोदी जी अपनी गोदी मीडिया को देते हैं, और वो गोदी मीडिया के अखबार और विशेषकर टेलीविजन चैनल जो मोदी जी की गोदी मीडिया है, ये आपको दिन भर वही दिखलाती है जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो बंगाल में एक ममता जी के विरुद्ध हम लोग भी थे, ममता जी के विरुद्ध सीपीएम भी थी, लेकिन मीडिया ने इतना प्रचार किया कि ममता जी की असल जो विरोधी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मोदी जी के पार्टी में जितने ममता जी के विरोधी लोग थे या वोटर थे, उन सब ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि राज्यपाल के माध्यम से, प्रचार माध्यमों के माध्यम से एक इम्प्रेशन बनाया गया कि असल विरोधी ममता बनर्जी जी के नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी है। तो जो भी विरोधी वोट था वो सब मोदी जी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। तो वो एक कारण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बंगाल में हमारा प्रदर्शन बहुत कमजोर हुआ है। अब हम बिहार पे आते हैं। बिहार आपका गृह राज्य है, लगातार यहाँ से संसदीय चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं बहुत काफ़ी दिनों से। तो बिहार में जिस तरीके से अभी लोजपा में टूट हुई है, चिराग और पासवान को आप किस नज़र में, भविष्य में चिराग का क्या स्थिति रहेगा, कहाँ देख रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, ये उस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जहाँ तक क्या फिर से चिराग पासवान राहुल गांधी के साथ आएंगे जैसे रामविलास पासवान? नहीं, ये तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा। चिराग मैच्योर हैं, लेकिन जहाँ तक रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी होने की बात है, तो जो हमारा समाज है वो आमतौर पे, और दुनिया भर का समाज, पिता का उत्तराधिकारी चाहे हिस्सा करके कि उनका उत्तराधिकारी हो या राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, अगर पुत्र क्लेमेंट है और उसमें सक्षमता है तो लोग आमतौर पे बेटे को ही उत्तराधिकारी मानते हैं। चिराग पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेट हैं, और चिराग का बिहार की राजनीति पे चिराग पासवान जी का असर भी है।
आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप जब आकलन करेंगे चुनाव 20 लाख जदयू के खिलाफ जहां जहां उन्होंने 43 सीटों पे जदयू को नुकसान पहुंचा है, तो उनका चिराग पासवान जी की पार्टी भी उनके बहुत से लोग उस वक्त साथ नहीं थे उनके, लेकिन चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा किया तो उसका असर पड़ा राजनीति पे। मैं समझता हूँ कि भविष्य में मेरे ख्याल में चिराग पासवान जी को ही लोग रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी मानेंगे, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हो सकता है परिवार का मामला है, कल फिर दोनों सब साथ आ जाएं, एक लाइन पे चलने लगे। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और उनके जो बड़े भाई हैं पारस जो अलग हुए हैं, छोटे भाई हैं रामविलास जी के जो अलग हुए हैं, और भी परिवार के लोग हैं, तो एक ही परिवार है। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कल एक नहीं होंगे। अगर एक हो जाते हैं तो आप किसी के पक्ष में बोलिए, किसी के विपक्ष में बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो समाज में हम लोगों के यहाँ रीति है वो ये है कि चाहे हिस्से तड़के की विरासत हो या राजनीतिक विरासत हो, अगर पुत्र खड़ा है और वो सक्षम है तो लोग उसी को उत्तराधिकारी। शकील अहमद साहब ने साफ कहा कि रामविलास पासवान उत्तराधिकारी जी का जो उत्तराधिकारी है चिराग पासवान ही असल उसके हकदार हैं। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी पे। बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान काफ़ी लंबे समय से जारी है। अभी सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चा है कि एक बड़े मुस्लिम नेता को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो बिहार में अल्पसंख्यक के चेहरे के रूप में देखें तो आप सबसे बड़े चेहरे हैं। क्या शकील अहमद साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। सूत्रों में ऐसे राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं। उसकी कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस की हम 135 साल पुरानी पार्टी हैं। हमारी परंपरा है कि हमारे अध्यक्ष का जो फैसला होता है वो सभी लोग मानते हैं, सारे लोग उनको अपनी बातें कहते हैं, सारे नेता उनके सामने हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष का जाहिर है कि जो महासचिव हैं उनका रिकमेंडेशन होता है, उनकी अनुशंसा होती है, और उसके हिसाब से जिसको भी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे सारे लोग उनका साथ देंगे। इसलिए जहाँ तक व्यक्तिगत मेरे बात है, मेरे कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दूर 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 तक कोई संभावना नहीं। तो बता दीजिए आप दर्शकों की कौन हो अगले? नहीं, अगले तो ये हो सकता है मदन जी ही हमारे कंटिन्यू करें। उनको 3 साल हुआ है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल लोग रहे हैं। नाम बहुत से चर्चा में आते हैं। जाहिर है राजनीति में है तो लोग चर्चा में। कोरोना की वजह से टल गया है, नहीं तो अभी तक नाम घोषणा हो जाती। देखिए, एक बात सही है कि कोरोना में कांग्रेस के लोगों ने, हमारे युवा कांग्रेस के लोगों ने, राहुल जी ने लगातार आवाज़ उठाई। अगर राहुल जी की बात सरकार ने पहले मानी होती, सारी बातें राहुल जी की मानी मोदी जी ने, लेकिन समय गुजरने के बाद अगर वो पहले मान लेते और राहुल जी के सुझावों पर अमल करते तो शायद कोरोना की स्थिति देश में इतनी भयावह नहीं होती जितनी अभी हुई है। आखिरी सवाल सर, आप पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं। पंजाब में जो भी खींचतान जारी है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो गुटबाजी है, सिद्धू भी दिल्ली गए, वहाँ उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली गए थे, लेकिन जो खबर है कि आला कमान ने मिलने का समय नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी सिद्धू से तो मिलती है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, जिनके बदौलत आप पंजाब में चुनाव जीते हैं पिछले समय में, उन्हें आप मिलने का समय नहीं देते हैं। आखिर ये क्या संदेश है? ये गलत भावना है मेरे ख्याल में। मैं नहीं समझता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इतने सीनियर मेंबर हैं, पार्टी के डिप्टी लीडर रहे हैं, उसके पंजाब के ये दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी समय मांगेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से दिल्ली से वापस लौट गए 2 दिन रहकर। नहीं, लेकिन कहीं नहीं मीडिया में आप देखिएगा, कहीं ये बात नहीं आ गई। वो भी जो मीडिया कांग्रेस के खिलाफ है, मोदी जी को खुश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, मोदी जी की गोदी मीडिया में भी ये खबर नहीं आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने समय मांगा था। वो एक कमेटी 3 सदस्यीय समिति बनाई थी कांग्रेस के अध्यक्ष ने, उनसे वो जाके मिले हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष ने जो समिति बनाई थी उनसे बात की। सिद्धू जी कांग्रेस के नेता हैं, अगर वो राहुल जी से मिलते हैं,
प्रियंका जी से मिलते हैं, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और भी लोग मिलते रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसको कोई बड़ा विवाद बनाने की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और राजनीति में आगे बढ़ने की इच्छा सबकी होती है, अगर सिद्धू जी की इच्छा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अनुचित बात है। लेकिन जहाँ तक मैंने पहले भी कहा है कि हमारे घर का एक गार्जियन होता है कांग्रेस अध्यक्ष, वो सबकी बातें सुन के जिस समय पे उनको जो निर्णय होता है निर्णय लेते हैं, सभी लोग उस बात को मानते हैं। तो शकील अहमद साहब का काफ़ी धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, और फिर एक बार हिंदी माइक को ढेरों शुभकामनाएं। शकील अहमद साहब ने साफ साफ बता दिया कि पंजाब में जो गतिरोध है वो पार्टी आलाकमान इस मामले को सुलझा लेगी बहुत जल्द। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री को भी लपेटा है, बंगाल चुनाव पर भी बोले हैं, और बिहार पे इन्होंने बोला है कि हम प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद प्रदेश अध्यक्ष नहीं होने वाले हैं। चिराग पासवान पे बोले हैं कि रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी है वो चिराग पासवान ही होंगे। मधुबनी, हिंदी माइक।